प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भौतिक भूगोल के अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से आज हम भूकंप का अध्ययन करेंगे। भूकंप का शाब्दिक अर्थ धरातल को प्रभावित करने वाली शक्तियों और घटनाओं में भूकंप एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है। भूकंप शब्द का अर्थ भूपटल का कांपना है। वास्तव में भूतल पर अनुभव किया गया कोई भूकंप किसी अन्य महत्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसका कारण यह है कि भूकंप की जो क्रिया है उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल का महसूस किया जाना। भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर शैलों के प्रत्यास्थ या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होती है। भूकंप की उत्पत्ति के कारण प्राचीन काल में भूकंपों के विषयों में भ्रामक व धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी, परंतु भूकंप विज्ञान के क्रमिक विकास ने भूकंपों की उत्पत्ति, स्वरूप आदि की भूगर्भिक शैल रचना पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। लीड व जॉनसन के अनुसार भूकंप का प्रमुख वैज्ञानिक कारण शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक विक्षोभ का होना है। अतः भूकंप की उत्पत्ति में प्रमुख कारणों का अध्ययन मुख्य रूप से विवर्तनिक कारण, ज्वालामुखी कारण, समस्थिति समायोजन, भूपटल का संकुचन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी, जलीय भार तथा अन्य कारणों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। अब क्रमशः हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला है विवर्तनिक तथा भ्रंशन। शैलों में हलचल या कंपन पैदा करने में विवर्तनिक प्रमुख कारण है। भूपटल में तथा उसके नीचे स्थित रेडियो एक्टिव तत्व विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पटल विस्फोट एवं ज्वालामुखी क्रिया प्रतिपादित होती है। ये विवर्तनिक क्रियाएं भूपटल की शैलों परतों में गतिशीलता उत्पन्न करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूकंपों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी क्रियाओं के अंतर्गत वलन व भ्रंशन की क्रिया होती है, जिससे अनेक बल व प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। जो शैलें प्रतिबल का प्रतिरोध नहीं कर पाती उनमें भ्रंशन की क्रिया हो जाती है। ये भ्रंश ही शैलों परतों में आकस्मिक हलचल पैदा करके भूकंपों की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी क्रिया शैलों में होने वाले विक्षोभ उत्पत्ति के द्वारा दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया या पेटे में भूकंप हमेशा आते रहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में अचानक तीव्र गर्म लावा के साथ भाप व गैसों के विस्फोट होते हैं, जिससे शैलों में हलचल उत्पन्न होती है, जो भूकंपों का कारण बनती है। 1669 में सिसिली के एटना ज्वालामुखी क्रिया के बाद भूकंप के झटकों से समस्त केरनिया नगर दब गया तथा 1883 में जावा व सुमात्रा के मध्य क्रोकोटोवा द्वीप का भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आया, जिसके झटके 2 वर्ष बाद भी लगातार महसूस किए जाते रहे। विश्व में प्रत्येक ज्वालामुखी के साथ भूकंप के झटके आना हजारों प्रमुख कारणों में शुमार है। तीसरा है समस्थितिक समायोजन। इसके अंतर्गत धरातल पर बड़े बड़े स्थलों के मध्य समस्थिति पाई जाती है, परंतु भू-आकृतिक प्रक्रमों के कारण यह क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। यह संतुलन को बनाए रखने के लिए भूकंप उत्पन्न होते हैं। नदियों द्वारा लगातार अपरदन तथा महाद्वीप का अवसाद समुद्र तलीय क्षेत्रों प्रदेशों में जमा होने लगता है। जमाव की मात्रा अधिक हो जाने पर परतें अथवा मेंटल का पदार्थ डेल्टा शैलों के नीचे
इसे संवहन धाराओं द्वारा प्रवाहित होकर पर्वतीय भागों के नीचे पहुंच जाता है, जिससे धीरे धीरे पर्वतों का उत्थान होता है। इस प्रकार समस्थिति समापीडन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा विमुख होती है, वह शैल परतों में हलचल उत्पन्न करती है। इसी प्रकार शीत प्रधान क्षेत्रों की जलवायु अधिक गर्म हो जाने पर हिम परतों का पिघलाव होता है, जिससे समस्थिति संतुलन बनाए रखने के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। समस्थिति संतुलन के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपों में मुख्य रूप से 1897 में असम, 1899 में अलास्का, 1920 और 27 में चीन का कांसू प्रदेश, 1911 में शानशान, 1950 में ओलेशियन, 1948 में हिंदुकुश भूकंप मुख्य है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर स्थित हिमनद में पिघलाव के कारण प्रायद्वीपीय 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ऊपर उठते रहते हैं तथा दूसरी ओर हॉलैंड इसी दर से नीचे धंसता जा रहा है। इस प्रकार दाब कम होने पर प्रोत्थान तथा दाब बढ़ने पर दबाव की क्रिया देखने को मिलती है। प्रस्तुत चित्र में हम भू संतुलन की स्थिति को इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। प्रत्यास्थ पुनश्च सिद्धांत। इसके अंतर्गत 1906 में H.F. रीड महोदय ने इस सिद्धांत की खोज की थी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आंतरिक चट्टानें रबड़ की भांति लचीली होती हैं तथा तनाव व खिंचाव की उनकी एक सीमा होती है। इन तनावों के बढ़ते जाने पर प्रतिरोध की सीमा समाप्त हो जाती है, जिससे चट्टान टूट जाती है। इससे संचित ऊर्जा के अचानक विमुख होने से भूकंप तरंगों का प्रसार होता है, अर्थात चट्टान रबर की भांति टूटने पर शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए झपटती है, जिससे पृथ्वी की चट्टानों में कंपन होता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, स्थलमंडल दृढ़ व कठोर प्लेटों से निर्मित है तथा इन प्लेटों के किनारे रचनात्मक एवं विनाशात्मक व संरक्षी किनारों पर भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे रचनात्मक किनारे स्थित हैं, जो विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं। दाब मुक्त होने पर कटक के नीचे की शैलें पिघलती हैं और मैग्मा दरारों से बाहर आता है, जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार विनाशात्मक प्लेट किनारों के आमने सामने गतिशील होने पर परस्पर टकराते हैं तथा उस धरातल का प्लेट किनारा के नीचे अधिक घनक प्लेट किनारा नीचे खिसक जाता है तथा नीचे दशा भाग मुख्य रूप से 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पर मैंटल में पिघल जाता है और मैग्मा का उद्भेदन हो जाता है, जिससे अधिक गहराई वाले भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब तक 720 किलोमीटर गहराई से भूकंप का रिकॉर्ड उत्पन्न किया गया है। छठा है भूपटल का सिकुड़ना। पृथ्वी के संकुचनवादी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भूपटल में तापक्रम के विकिरण के परिणाम स्वरूप आकार में लगातार कमी आ रही है, जिससे शैलों में खिंचाव, संपीड़न व विक्षोभ देखने को मिलता है, जो भूकंप के लिए उत्तरदायी हैं। जेफ्रीज ब्यूमॉन्ट इस प्रकार के विचारों के प्रतिपादक हैं, परंतु 20वीं सदी की खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि रेडियो एक्टिव तरंगों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा संचित हो रही है और पृथ्वी के भूपटल में संकुचन नहीं उत्पन्न हो रहा। इस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन व प्लेट विवर्तन के सिद्धांतों की खोज के बाद यह मान्यता मुख्य रूप से समाप्त प्राय सी ही दिखाई देती है। कृत्रिम जलीय भार। धरातल पर विशाल मात्रा में जल का एकत्रीकरण बांध के रूप में एक स्थान पर किया जाता है तो भूसंतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भूगोलवेताओं का एक वर्ग मानता है। इसके अनुसार बांध बनाने के बाद कोलोराडो नदी क्षेत्र में भूकंप का आना प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार भारत में 1967 के बाद कोयना में बांध बनाने के बाद भूकंप का आना बढ़ गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो टेहरी गढ़वाल सरदार सरोवर परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा
मेगा पाटकर, अरुंधति राय जैसे प्रमुख पर्यावरणविद विरोध करते रहे हैं, परंतु वर्तमान में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बाद यह मत प्राय अप्रासंगिक हो गया है। परंतु भूकंप उत्पन्न होने पर इन बांधों के कारण भयावह परिणाम उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। भाप व गैसों का फैलाव भूमि के दरारों से होकर या ज्वालामुखी नलिका से जल आंतरिक भागों में पहुंच जाता है तो वह जल भूगर्भ की प्रचंड गर्मी व भाप तथा खनिजों से मिलकर गैसों का रूप धारण कर लेता है। भाप व गैसों का अधिक तापमान के कारण आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे भूपटल में सेलों में हलचल के परिणाम स्वरूप भूकंप उत्पन्न होते हैं। अन्य कारणों के अंतर्गत हम भूकंपों के वर्गीकरण की उत्पत्ति के कारणों तथा उद्गम स्थल की गहराई के अनुसार उसका अध्ययन करते हैं। भूकंपीय लहरें। फोकस उद्गम केंद्र के चारों दिशाओं में भूकंपीय लहरें प्रवाहित होती हैं तथा सर्वप्रथम अधिकेंद्र एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। समान तीव्रता या आघात वाली रेखाओं के समभूकंप रेखाएं कहते हैं। भूकंप होते ही चट्टानों के खिसकते हैं और उसके उद्गम स्थल से दो विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो तरंगें जमीन के अंदर प्रवेश करती हैं उनको पिंड तरंगें कहते हैं। जो पिंड तरंगें ध्वनि तरंगों से मिलती हैं उनको पी तरंगें कहते हैं। इसके माध्यम के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। इसका वेग 5.5 से 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है। इसके बाद ही द्वितीयक एस तरंगें आती हैं जिनका वेग 3.3 से 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग होता है। ये प्रकाश की तरंगों से मिलती जुलती हैं। इनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समकोण में कंपन करते हैं। इसके बाद ही पृष्ठीय सरफेस तरंगें आती हैं जो जमीन के भीतर न घुसकर सतह पर चलती हैं। इनको दो वैज्ञानिकों के नामों के आधार पर लव व रेले तरंगे कहते हैं। इनका वेग लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंप के उद्गम के पास के स्थानों में कंपन पी तथा एस तरंगों के कारण होता है, परंतु दूरी पर बड़े भूकंप द्वारा सैकड़ों किलोमीटर पर पृष्ठीय तरंगें अपना प्रभाव डालती हैं। एक ही समय पर भूकंप के आघात को प्रकट करने वाली रेखाएं सह भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। साधारणतः भूकंपीय लहरों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। प्राथमिक लहरें। ध्वनि तरंगों की भांति प्राथमिक लहरों में अणु का कंपन लहरों की दिशा में आगे पीछे होता है, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य लहरें भी कहते हैं। इनसे पर्याप्त धक्के व दबाव लगता है, इसलिए इन्हें दबाव वाली लहरें भी कहते हैं। ये सबसे तीव्र वेग वाली लहरें हैं और सघन व ठोस शैलों में इनकी गति तीव्र हो जाती है। दूसरा है द्वितीयक या अनुप्रस्थ लहरें। पी वेव्स के बाद प्रकट होने के कारण इन्हें द्वितीयक लहरें कहा जाता है। इनमें अणु की गति डाल या प्रकाश लहरों की भांति लहर के समकोण पर होती है। इनकी गति पी की अपेक्षा कम होती है तथा तरल पदार्थों को पार नहीं कर पाती, इसलिए सागरीय भागों में लुप्त हो जाती हैं। इनकी गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरे प्रकार की धरातलीय लहरें हैं। ये लहरें पृथ्वी की परिक्रमा कर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं तथा पी व एस लहरों के बाद पहुंचती है। ये धरातल के निकट ही चलती हैं तथा जल में भी प्रवेश कर जाती हैं, अतः ये स्थल जल पर अधिक विनाशकारी होती हैं, परंतु अधिक गहराई में ये लहरें लुप्त हो जाती हैं। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।